आप देख रहे हैं J&K होराइजन्स और आज हमारे पास बातचीत के लिए मौजूद हैं पुंछ की एक जानी मानी शख्सियत, एक अपने वक्त के शोला बयां मुकर्रर, एक राइटर, एक अदीब और एक टॉप लेवल के एजुकेशनिस्ट जनाब नज़ीर हुसैन कुरैशी साहब। आज की जो हमारी गुफ्तगू है वो हमारे खिता पीर पंचाल की एक बहुत अजीम शख्सियत जो अपने वक्त में जिन्होंने सियासत के अंदर, तालीम के अंदर अपना लोहा मनवाया, रियासत के लेवल पर वो MLA बने, मिनिस्टर बने, स्पीकर बने, फिर मेंबर पार्लियामेंट बने और मुख्तलिफ़ ओहदों पे उन्होंने काम किया। तो कुरैशी साहब का एक बहुत ही दरीना ताल्लुक़ मिर्ज़ा अब्दुल रशीद साहब से रहा। मिर्ज़ा अब्दुल रशीद साहब जो अपने वक्त के टॉलेस्ट अमॉन्ग दी टॉल लीडर्स रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि नज़ीर कुरैशी साहब से हम ये गुफ्तगू शुरू करें और सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन हम इनसे लेना चाहेंगे वो ये है कि कुरैशी साहब, आपका ताल्लुक़ मिर्ज़ा साहब से किस दौर में हुआ? शाह साहब, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि खिता पीर पंजाल के अजीम शख्सियात बेखसूस और जम्मू बेस्ड कई अहम शख्सियात के हयात और कारनामों को आपने जिला बख्शी है। आपके सवाल के जवाब में मेरी गुजारिश ये है कि मिर्ज़ा अब्दुल रशीद एक लिविंग लीजेंड, एक लीजेंडरी फिगर, एक विजनरी, एक शख्स जिसकी शख्सियत का लोहा दुनिया मान चुकी है, एक इंसान जो इंसानियत की महराज पे फायज है, एक आदमी जो आदमियत में मुनफरिद मकाम रखता है और एक वो फ़र्द जो अपनी इंफरादियत के एतबार से रखता है। सन 50 की दहाई में मेरा पहला तारुफ हुआ मिर्ज़ा अब्दुल रशीद साहब से और इत्तेफाक ये कि मैं मिडिल स्टैंडर्ड के इम्तहान में 685 मार्क्स लेकर पोजीशन होल्डर हुआ। मिर्ज़ा साहब मैट्रिक के बाद टीचर हो गए थे और एजुकेशन डिपार्टमेंट से वाबस्ता होकर वो अपने वक्त के एक एथलीट, कबड्डी प्लेयर, फुटबॉलर और नए थी फिजिकल फिटनेस के एतबार से अपने लोहा मनवाते थे। बच्चों की टीम लेकर वो पुंछ टूर्नामेंट के लिए सुरनकोट में रुके और किसी को कहा कि नज़ीर नाम का वो लड़का जो मिडिल में पोजीशन होल्डर है उसको मुझे मिलवाओ। मुझे मैसेज मिला, मैं उनसे मिलने गया। होटल में वो चाय पी रहे थे और मुझे मुबारकबाद पेश की। वो सन 50 की दहाई की पहली मुलाकात और आज ज़िंदगी के ढलते माओ साल तक मिर्ज़ा साहब ने मेरे साथ एक प्यार का रिश्ता निभाया। मैं उनको अपना मौसम, अपना मसीहा, अपना दोस्त और अगर मुबालगा ना हो तो सगे भाइयों से ज़्यादा अहमियत देता हूँ और उन्होंने इस ताल्लुक़ का ज़िंदगी भर सबूत दिया। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। तो अब कुरैशी साहब, उनको पहले तो तालीम का सिलसिला था, उसमें उनको काम करने का मौका मिला, बतौर उस्ताद वो रहे। तो उस दौर की एक तो आपने बात का जिक्र कर लिया कि वो स्पोर्ट्स में बहुत ख़ुद भी पेश रहते थे
और जब वो टीचर लग गए तो भी वो टीम लेकर के पुंछ में आए, आपकी मुलाकात हो गई। तो तालीम में बतौर उस्ताद उनका जो सिलसिला था वो कैसा था? देखिए, उस ज़माने के अतबार से चंद इसातिज़ा होते थे। राजौरी और पुंछ एक ही डिस्ट्रिक्ट था जिसका नाम डिस्ट्रिक्ट पुंछ था, और पुंछ में जो तीजा चुनिंदा उस्ताद थे, मिर्ज़ा साहब का शुमार उन उस्तादों में होता था। अच्छा, माशाल्लाह। तो फिर उनका प्लान बना कि अलीगढ़ जाएं और वहाँ से लॉ की डिग्री हासिल करें, और फिर आखिर चले ही गए। वो फिर लॉ की डिग्री करके आए वापस। ऐसा हुआ कि मैट्रिक के बाद प्राइवेट मेरे साहब ने ग्रेजुएशन की और अलीगढ़ की राह ली। 2 साल अलीगढ़ में LLB के बाद वो वापस लौटे। एजुकेशन डिपार्टमेंट को खैरबाद कहकर वो एनरोल तो हुए, लेकिन कभी वकालत नहीं की। उन्होंने सियासत के पुरपेट और पुरखार मैदान में कदम रखा, और तब से अब तक खिताए पीर पंजाल बल्कि जम्मू कश्मीर की सियासत पर के ऊपर पर चलू होकर वो कभी गरूब नहीं हुए। उन्होंने मिर्ज़ा अब्दुल रशीद के तौर पर राजौरी के मानी हुई शख्सियत अब्दुल अजीज शाल की जगह ली और MLA हो गए। MLA होने के बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अच्छा, तो ये तो बड़ी कामयाबी की बात है। और इसका मतलब जब लॉ करके आए तो वो फुल टाइम सियासत में ही शामिल हो गए, लेकिन उस फुल टाइम कंट्रीब्यूशन का उनको फ़ायदा भी मिला कि इलेक्शन हुआ, वो जीते और असम्बली में चले गए। शाल साहब का आपने जिक्र किया, वो जो आज़ादी से पहले के जो बहुत बड़े लोग थे इस खित्ता के, अब्दुल अजीज़ शाल उनमें से थे। चूँकि इंदिरा गांधी जब राजौरी आई तो उनके जलसे का इंतज़ाम अब्दुल अजीज़ शाल ने किया। फिर जो विनोबा भावे जब वहाँ राजौरी में आए तो वो इंतज़ामात भी अब्दुल अजीज़ शाल ने ही किए, और इस तरह से एक उनका बड़ा उस दौर का एक सिलसिला रहा। और मैं समझता हूँ कि उनके जो सियासी कंट्रीब्यूशन थी अब्दुल अजीज़ शाल की, मिर्ज़ा साहब को बतौर बेस भी कुछ न कुछ हिस्सा उसमें मिला, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने जो है वो बड़ी बुलंदियों को छुआ। फिर वो स्टेट कैबिनेट में मिनिस्टर बन गए, और उस मिनिस्ट्री में भी उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो है वो एक रोल प्ले किया। तो फिर स्पीकर का बनने का भी सिलसिला उनके हाथ लगा। और वहाँ एक चीज़ ख़ास जो मैं आपसे तज़किरा करना चाहूँगा कि अब उनमें यूनिक क्या था मिर्ज़ा साहब में। मुझे याद है हम उस वक़्त कभी कभी देखा करते थे तो एक शेर व शायरी का एक बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला होता था कि कोई जो MLA है वो अपनी तकरीर में कोई शेर जो है वो पढ़ता है, तो मिर्ज़ा साहब बहुत ही खूबसूरत एक मिलता जुलता शेर उसको सुना करके ना, तो एक बड़ा अदबी माहौल क्रिएट होता था। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे कि वो असेंबली में जो वो दौर क्रिएट होता था, आजकल तो वो ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलती है। आजकल तो गुस्से से भरा हुआ सिलसिला, एक लड़ाई झगड़ा ही होता है वहाँ। देखिए, मैं अपने शाह साहब के हवाले से गुफ्तगू की 47 के बाद पहली शेख वजारत में पुंछ से मास्टर गुलाम मोहम्मद गुलाम अहमद और सुरकोट मेंढर से पीर जमात अली शाह साहब मरहूमा मकबूल और राजौरी से अब्दुल अजीज शाल, ये लोग थे जो असम्बली के मेंबर थे। अब्दुल अजीज शाल नामी ग्रामी शख्स, एक वजीउल जुस्सा, एक खुश अतवार, खुश इखलाक, खुश खुल्क और 88 शख्स पर, लेकिन ये मिर्ज़ा रशीद साहब को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने उस शख्सियत की जगह अपनी सलाहियत की वजह से ली और साजक
वजारत में पहले वो हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन के मिनिस्टर हो गए। अच्छा। और उसके बाद फिर 75 में जब शेख साहब दोबारा आए तो मिर्ज़ा साहब उस वक्त तक कांग्रेस में बने हुए थे और उन्होंने राजौरी में मुंशी जमालुद्दीन और मिर्ज़ा इकबाल जो उस ज़माने में MLC रहे और चौधरी गुलजार, ये सब लोग जो है इनको आउटविस्ट किया और राजौरी और जरहाल दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने कई बार इलेक्शन जीता और इलेक्शन हारा भी, लेकिन वो कभी सियासत से रसूब नहीं हुए। फिर उन्होंने 96 में जब मैंडेट देकर वापस कांग्रेस ने ले लिया, गुलाम नबी आज़ाद साहब उस वक़्त बड़ा दखल रखते थे। मिर्ज़ा साहब के इज़्ज़त नफ्स ने गवारा नहीं किया। अच्छा। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और वो NC में आ गए। NC में आने के बाद फारूक अब्दुल्ला साहब ने उनको हाथों हाथ लिया और 2 वर्ष के लिए पार्लियामेंट में बासियत अपर हाउस के मेंबर भेज दिया। मिर्ज़ा साहब के पार्लियामेंट में 2 साल एक रिकॉर्ड टाइम और एक तारीखी दौर था। उन्होंने अपना अहवाल माय 2 years इन पार्लियामेंट बुक लिखी है, बड़ी क्वालिटी की किताब है वो, बड़े और उसमें पूरा जिक्र किया उन्होंने सारी डेवलपमेंट्स का। उसके बाद मिर्ज़ा साहब जब आज वक्त आया असेंबली इन फंक्शन नहीं थी, मिर्ज़ा साहब रेलवे नाज़रीन रेलवे के चेयरमैन भी रहे। अच्छा। और फिर उसके बाद आप राष्ट्रीय असेंबली के स्पीकर हो गए। आपने शेर व शायरी के हवाले से बात की। वो दौर था जब पॉलिटिक्स में बड़ा एहतराम था, मेयार था, स्टैंडर्ड था। आज की तरह वो लेमैन की तरह लड़ाई झगड़े गाल गलोच और गाली और ये रिवाज बन गया, न्यू नॉर्म। ज़बान इस्तेमाल नहीं होती थी। मिर्ज़ा साहब शेर कहते और बर वक्त शेर कहते और मुझे ये कहने में कोई बात नहीं कि मिर्ज़ा साहब और मेरा तारुफ शेरों के एतबार से भी काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलता रहा। अच्छा, तो एक चीज़ हम आपसे अभी इसी मौके के ताल्लुक़ से जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि जो उस दौर की पर्सनैलिटीज़ थी, जैसे हम खुसूसी फोकस मिर्ज़ा साहब पर कर रहे हैं, जो उनकी शख्सियत थी जो रिफ़्लेक्ट होती थी, चाहे वो उनका ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे वो गुफ्तगू का अंदाज़ हो, चलने का अंदाज़ हो, या अपने व्यू पॉइंट्स रखने का जो तरीक़ाकार हो, उसमें ग्रेस छलकती थी। आज की डेट के अंदर जब हम उन्हीं पोजीशन पे बैठे हुए लोगों को देखते हैं तो वो उस तरह की फ्लावरी रिफ्लेक्शंस नज़र नहीं आ रही हैं। वजह क्या है? क्या समाज वैसे ही थोड़ा इस एतबार से कमज़ोर पड़ गया या उस तरह के लोग हमारे हाथ नहीं लग रहे हैं? परवेज़ साहब, आपने नहायत एक बात की तरफ इशारा किया है। मुझे ये कहना है कि वो दौर मेयार का दौर था, वो दौर स्टैंडर्ड का दौर था, वो पॉलिश्ड लोगों का दौर था, वो सिविलाइजेशन के मेराज का दौर था। आज तो वो
हाथी मेरे साथी भी असेंबली में पहुंच गए और इसलिए मैं आज बाकी नहीं रहा। मिर्ज़ा साहब एक ऐसी शख्सियत जो नहायत मुअद्दब थे, बड़ी फ्लावरी लैंग्वेज और ड्रेस कोड की आप बात करते हैं, वो नीट एंड क्लीन और ड्रेस कोड के रसिया थे। और मैं ये आपसे गुजारिश करूं कि वो कभी भी बाहर जो उनसे मुलाकाती आते थे उनके सामने अंदर से प्रिपेयर अच्छे होने से। के बाद बगैर कभी नहीं आए। ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा भी है कि मैं जब उनसे मिलने गया तो वो माशाल्लाह भरपूर एक खूबसूरत ड्रेस में, एक खूबसूरत पर्सनैलिटी, हालांकि एल्डरली हो गए हैं लेकिन फिर भी एक खूबसूरत ड्रेस में एक इम्प्रेसिव शख्सियत के साथ वो मुझे मिलने आए वहाँ अपने घर में। अच्छा, एक जाते जाते एक चीज़ का हम जिक्र करना चाहेंगे कि ये जो हमारे जम्मू कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का एक लंबा दौर चला, एक मुहिम चली पहाड़ी जो ट्राइब है उसके ताल्लुक़ से, मिर्ज़ा साहब का उसमें एक बड़ा कुलीदी रोल रहा। तो इस ताल्लुक़ से आप क्या इन्फॉर्मेशन हमारे नाजरीन को देना चाहेंगे कि मिर्ज़ा साहब की जो कुर्बानियाँ रहीं इसके लिए? मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने पहाड़ी काज की बात पर एक सवाल करके मेरी तवज्जो उस पर मोड़ी। मैं पहाड़ी काज का चैंपियन मिर्ज़ा अब्दुल रशीद को मानता हूँ। जी। पहाड़ी तबके को शनाख्त, उसको पहचान, उसकी इनफरादियत अगर किसी शख्स ने कायम की तो वो मिर्ज़ा अब्दुल रशीद माशाअल्लाह। और उनके कोशिशों से पहाड़ी लोगों को मदद मिली, पहाड़ी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप, पहाड़ी हॉस्टल और बाकी मदद, लेकिन एक काज जिसके लिए वो उम्र से बाद जदोजहद करते रहे और उन्होंने बहुत बड़ी मुखालिफत भी मोली। अच्छा। वो पहाड़ी लोगों के लिए एसटी का स्टेटस था। जी। और अल्लाह का शुक्र है कि आज की सरकार, मरकज़ में मोदी जी की सरकार और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने पहाड़ी लोगों को एसटी का दर्जा देकर पहाड़ी तबके को मशकूर और ममनून किया। और मिर्ज़ा साहब इस हवाले से हमेशा याद रखे जाए। आप चूँकि खिता पीर पिचाल की एक बहुत ही बुज़ुर्ग शख्सियत हैं, आपने बड़े लोगों को, शेख अब्दुल्ला साहब को, बख्शी साहब को, ग़ुलाम मोहम्मद ख्वाजा साहब, ये सब लोग जो थे, आपने सादिक साहब को, इन सब लोगों को आपने बड़े करीब से देखा। तो जो आज की नस्ल में लोग सियासत की तरफ जाना चाह रहे हैं या कुछ मौजूद हैं, आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? उनकी जो अप्रोच है, पॉलिटिकल अप्रोच, वो कैसी रहनी चाहिए? देखिए, आज के सियासत के जलवान फिर से जलवान है। आज के सियासत में कदम जमा के खड़ा होना, इसका फन हर एक को नहीं आता। अगर आ सकता है तो प्रोफेसर शाह को आ सकता है। इसलिए आम लोगों को मेरा पैगाम है कि ये शौक़ और ये ख्वाहिश रहेगी और मैं किसी को मायूस नहीं करता हूँ। लेकिन शेख साहब का दौर, बख्शी ग़ुलाम मोहम्मद का दौर, सादिक साहब का दौर, कासिम साहब जैसे शरीफ और नफ्स इंसान का दौर मैंने एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे देखा, जानता और परखा है।
आज क्योंकि वो दौर नहीं, इसलिए बेहतर ये है कि मैं आपको कहूँ कि अगर आप सियासत में आना चाहते हैं तो बेलाग बेलौज खिदमत खल्क के जज्बे से आए, न कि MLA या MLC बनने के शौक़ में आए। अगर खिदमत खल्क करेंगे तो वक्त आपको खुद उठा लेगा और आपको मुराद की मंजिल मिल जाएगी। अच्छा, आखिरी सवाल कुरैशी साहब, सियासी कदरें जो हैं वो गुज़रते वक्त के साथ कम होती जा रही हैं, तो ये समाजी कदरें ताल्लुकात, तो जो हमारा समाज है उसको आप क्या पैगाम देंगे? ये हमारा आपसे आखिरी सवाल रहेगा। मेरी गुजारिश है कि समाज हमारा जो है उसमें गटा टोप अंधेरा है, लेकिन ये भी सच है कि ये राख सही, लेकिन अभी तक इस राख में हरारत है। और प्रोफेसर शाह साहब, आपके मुँह पर ये बात कहनी मैं मुनासिब नहीं समझता, आप शायद अच्छा समझे, लेकिन आपकी हैसियत, आपके ज़हन, आपकी ज़ुबान, आपकी ज़मीर, आपके की विचारधारा के चंद गिने चुने लोग अब भी हैं। अगर उनको अपना रोल मॉडल बनाया जाए, अगर उनको अपना आइडियल बनाया जाए, अगर उनको अपना सियासी रहबर मान के चला जाए तो समाज में तब्दीली आ सकती है। इंशाअल्लाह मैं उससे मायूस नहीं। तो कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, अपने ख़यालात जो है वो नाजरीन के सामने पेश किए, मिर्ज़ा साहब के ताल्लुक़ से भी। ये थे हमारे नज़ीर कुरैशी साहब, और आप देख रहे हैं J&K होराइज़न्स। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसको शेयर करिए। आपका बहुत शुक्रिया।